स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अक्सर दांतों में कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। कभी कभी अगर हम अपने मुंह की बात करते हैं, अपने जबड़ों की बात करते हैं, तो कई बार इसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कभी कुछ घाव हो जाते हैं, कभी कैंसर भी हो सकता है, कभी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं हमारे जो चेहरे के या मुंह के जो पार्ट्स हैं। तो बहुत सारी परेशानियां कम उम्र में, छोटी सी उम्र में भी देखते हैं और धीरे धीरे आगे चलकर सारी उम्र में, हर उम्र में इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप समझ गए होंगे, हमने यही विषय रखा है। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं दांतों के संबंध में, मुंह के अंदर के जो हमारे जो भी पार्ट्स हैं उनके संबंध में, यानी कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में आज आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएं, जल्दी से आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें ताकि आप हमें तुरंत फ़ोन कर सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651228607। तो इसी समय आप इसी नंबर पर हमें फ़ोन करें और जो हमने विषय बताया है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मुंह के अलावा जो जबड़े हैं, दांत हैं, लिप्स हैं, उसके चलते जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी जो क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलवाते हैं अपने आज के विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं डॉक्टर अभिषेक भट्टाचार्य जी, जो कि राज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो विषय हमने चुना है आज, यकीनन हमारे दर्शकों को भी बहुत ही उत्सुकता हो रही होगी कि जल्दी से जल्दी इस संबंध में जो सवाल है वो पूछें। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों के इस जो फ़ोन कॉल्स हैं वो आने लगेंगे। जब तक उनके फ़ोन कॉल आते हैं तब तक आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बात किया कि मुंह के अंदर कुछ घाव हो सकते हैं, या यही घाव अगर कुछ दूसरा रूप ले ले, गंभीर रूप ले ले, तो ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है। तो इसके संबंध में सर क्या बताना चाहेंगे? आज के समय में ओरल कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टोबैको च्यूअर्स सबसे ज़्यादा है। टोबैको च्यूइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो टोबैको च्यूइंग ही है कैंसर के लिए। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक देखेंगे, अराउंड 19 पर 1 लाख पॉपुलेशन ओरल कैंसर से ग्रसित रहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक है, ये मेटा एनालिसिस से देखा गया है। और इसमें भी अगर हम देखें कि मेंस जो है वो ज़्यादा रहते हैं वुमेन से। सबसे ज़्यादा जो ओरल कैंसर है वो अब कैंसर में अगर हम स्टेजिंग करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर जो होता है मेन को ही ओरल कैंसर ही होता है कैंसरों में। देखेंगे तो ये जो टोबैको का जिक्र आपने किया है सर, तो ये टोबैको जो चबाने वाला जो मुंह पे रखते हैं और या फिर धुएं वाले रूप में भी इसका सेवन होता है, जी, सब हर तरह से ये हानिकारक है। से ही ये हानिकारक होती है आपके। इसमें आप जो हम लोग सेवन करने का जो मेथड है या तरीका, ये अलग अलग है, कई तरीके बट से। ये आपका जो कैंसर कॉजिंग जो एक्टिविटी है ये सेम तरीके से ही करेगी वो। लेकिन वही है, कोई हम लोग धूम्रपान कर रहे हैं, कोई मुंह में रखते हैं, कोई ये चूने के साथ यूज़ करते हैं, गुटखा से भी ये वाला होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टोबैकोज उसमें भी रहते हैं। अच्छा। तो और फीमेल्स में देख रही है 3rd नंबर पे पड़ती है कैंसर में, ओरल कैंसर। ठीक है, तो ये सर्जरीज भी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बाउंड्रीज एंड स्कोप्स में ही आती है। अच्छा। इसमें आपको कोई भी अगर छाला रहता है, अगर वो 21 दिन या उससे ज़्यादा दिख रहा है और वो हील नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो तुरंत कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ जाके कंसल्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि वो स्टेजिंग बढ़े नहीं। कभी कभार हम लोग उसको सोचते हैं कि नॉर्मल सा घाव है और वो हम लोग लापरवाही के चलते बढ़ते रहते हैं। तो खाली वो वहीं नहीं, वो आगे भी स्प्रेड कर सकता है। तो जितना जल्दी हम जाके ये जांच करवाए, या फिर कोई जांच करने से अगर बोले बायोप्सी लेना है, तो वो कराने से तुम लोग पता चल सकेगा कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो। और वो सर्जरी अगर हम लोग अर्ली स्टेज में करते हैं तो बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं सर्जरी के बाद भी ओरल कैंसर में। जी। मतलब ये जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन का ये काम होता है कैंसर का भी ट्रीटमेंट। एक फ़ोन आ रहा है सर, हम ये अपनी बातचीत जारी रखेंगे, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 मैम जी। हेलो। हाँ मैम, हेलो। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि जी हेलो, कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया सिंह बोल रही हूँ, बिहार पटना से। प्रिया सिंह बोल रही हैं बिहार पटना से। क्या सवाल है प्रिया जी आपका?
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पीएच क्या होता है, जो हमें बोला जाता है ठंड के दिनों में कि आप अपने फेस का जी पीएच जी, मेंटेन आपका करिए, तो सवाल ये हम पीएच पूरी तरह क्या से सुन होता नहीं पा है? रहे हैं। एक बार फिर से सवाल दोहराइए प्रिया जी। मैं पूछ रही हूँ मैम कि पीएच क्या होता है, ये ठंड के दिनों में हम अपने फेस के पीएच को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जी हम सुन नहीं पा रहे हैं इनको। सवाल पूरी तरह से क्लियर होकर नहीं आ रहा है हमें। हेलो हेलो। हेलो। जी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी। मैम हेलो। मैं पूछ रही हूँ कि हम अपने फेस पे मैम पीएच को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? पीएच को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जी जी जी। जी 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 जी। जी देखिए, ओरल पीएच जो बैलेंस होता है, ठीक है, इसमें क्या करता है, किसी की पीएच अगर एसिडिक ज़्यादा रहता है या अल्कलाइन रहता है तो आप उसमें ज़्यादातर आप विटामिन सी ले सकते हैं। बहुत बार अगर एसिडिक ज़्यादा रहेगा तो वहाँ में स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो अच्छा, सकता है। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड्स में आपका स्टोन फॉर्मेशन होता है, किसी से होता है, तो उन केसेस में आप विटामिन सी ले सकते हैं या फिर लेमन का ज़्यादा ले सकते हैं। लेमन से ज़्यादा सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीशन होगा तो अल्कलाइन थोड़ा रहेगा, तो उससे क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन भी थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से आप बैलेंस करके चल सकते हैं पीएच को। अच्छा, जी। ये बहुत ज़रूरी है पीएच को बैलेंस जी, करके बिल्कुल। रखना भी, नहीं तो इससे भी आगे चलकर कई सारी जी, समस्याएं बहुत बार हो क्या होता सकती है हैं। एसिडिटी के चलते ही बहुत बार क्या होता है रिगर्जिटेशन होता है और हाँ, एसिडिक हाँ, हाँ। कंटेंट बाहर आता है, जी। तो उसमें भी आपको बहुत बार जलन फील होती है, बहुत बार म्यूकोसल इरिटेशन होता है, तो ये सब कॉज भी होता है अगर एसिडिक पीएच ज़्यादा बन रहा है तो। जी 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 और जितना हो सके पानी पीजिए, अगर एसिडिक पीएच ज़्यादा तो जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। जी जी जी। तो ये इस सवाल से पहले सर हम लोग बात कर रहे जी, थे ओरल oral कैंसर cancer। की, और आपने बताया कि जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं वो भी इन इस तरह की चीज़ों का सर्जरीज ऑपरेशन में, करते हैं, हाँ, सर्जरी करते रहता हैं। है। ऐसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर इस तरह की कुछ बात है, लक्षण है, तो सीधे हम लोग जो कैंसर रोग विशेषज्ञ जी, हैं जी, उनके जी। पास जाते हैं। ये पता नहीं होता है हाँ जी, कि ये मैक्सिलोफेशियल फील्ड सर्जरी भी होती है। जी बिल्कुल, ये जी। फील्ड भी जो होता है, हम लोग भी काफ़ी ट्रेनिंग लेते हैं इस फील्ड में, ओरल कैंसर के सर्जरीज़ में, तो वो आ सकते हैं, पहले डिटेक्शन भी कर सकते हैं, और अगर वो ट्रेंड सर्जन है तो वो भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। ये चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं आज मैक्सिलोफेशियल जी। सर्जरी की, तो इसमें मुझे बहुत ध्यान आ रहा है कि जैसे कभी कभी बच्चों में भी देखते हैं, वो बड़े तक भी वो दिखाई देता है, जैसे कटे हुए होंठ होते हैं जी, जी। या कटे हुए तालू होते हैं, जी। तो वो देखने में तो खैर जो है एबनॉर्मल है ही, उनको बोलने में भी या अन्य चीज़ों में भी तकलीफ होती जी। होगी। तो इसके क्या कारण है और क्या ये इस सर्जरी के तहत ये ठीक हो सकता है? जी, कटे होठ, कटे तालू जो हम लोग कहते हैं, इसे इंग्लिश में कभी कभार हम लोग क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट भी बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार बच्चों में दोनों साथ में होते हैं, कभी कभार खाली लिप में भी रहता है, होंठ जी, भी जी, रहता है, जी। कभी कभार तालू में भी रहता है, तो इससे तो एक तो देखने में तो बहुत अच्छा, कई बार सर इसमें नेजल भी जी, जुड़ा रहता है, regurgitation, ये भी आप देखें, जो तालू- नेजल वॉइस निकलता है। जी, जी जी। इसमें क्या होता है, तालू अगर में ओपनिंग रहेगा, ये तालू डायरेक्टली नाक से कनेक्टेड हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा कभी दूध पीता है तो वो नाक से बाहर आ जाता है, तो इसमें जो पेरेंट्स रहते हैं काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, वो एक सक्शन नहीं बन रहा है। बहुत बार जो लैच करते हैं, एक बच्चा जो लैच करता है अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, वो नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं बच्चे के साथ, और साथ में जो उनके मम्मी पापा है वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। जी। तो ये सब सर्जरीज़ भी हम लोग करते हैं, कटे होठ कटे तालू का सर्जरी भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इसमें स्टेजिंग रहती है, बहुत बार हम लोग क्लेफ्ट लिप जो होता है वो पहले करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद क्लेफ्ट पैलेट करते हैं। ये भी देखा गया कि जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का दोनों का जो होता है अराउंड 0.45% होता है, और क्लेफ्ट लिप का आपका 0.3% है स्टैटिस्टिक के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब कई तरह के इसमें स्टेट्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो सर अपनी बातचीत हम जारी रखेंगे, बीच में आपको रोक रही हूँ। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं सर। हेलो। हेलो, यस मैम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हाँ, yes, कौन बोल रही हैं? हाँ, मैं शबनम बोल रही हूँ सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से शबनम जी बोल रही हैं जी, सवाल करिए। हाँ जी। शबनम जी। मेरा सवाल है मैम कि जो बच्चों में इतना ज्यादा दांतों में कीड़ा लग जाता है, और या फिर बड़ों में भी, उसको रोकने का कोई उपाय बताएं। अच्छा अच्छा, ये शबनम जी पूछ रही हैं कि बच्चों के दांतों में जब कीड़ा लग जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, और एक बार लग जाता है तो फिर क्या करें? जी, एक जब आप कोई डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो ये बताएंगे, एक्सरेज करके देखेंगे कितना डीप है कि नहीं। इससे अगर प्रोटेक्शन करना है तो बच्चों में फ्लोराइडेड टूथपेस्ट आता है, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कैविटीज़ कम लगेंगी। बच्चों को 2 बार ब्रश कराइए। अगर वो आपको एक्सरे में दिखता है डीप है तो वो उनका वो बच्चों में पल्पेक्टमी बोलते हैं,
तो वो करेंगे, उससे आपका जो टिथ का जो एक टाइम लिमिट होता है दूध के दांत का, वो एक कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद आपके जो परमानेंट टिथ है वो आ जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दांत है हम लोग को बचा के रखने के लिए, या फिर बच्चे क्या होता है कि उनको दर्द होता है तो पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं रातों में, और वो बच्चे खुद भी परेशान रहते हैं। तो मेन इशू रहता है कि वो टाइम पीरियड हम लोग उसको पार कर ले ताकि परमानेंट टिथ आ जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है प्रिवेंशन, और जितना आप प्रोटेक्ट करके रख सकोगे, ब्रश कर सकोगे, और फ्लोराइडेड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए ताकि कैविटीज़ कम लगे। अगर कैविटीज़ स्टार्ट होता है, इनिशियली होता है, तो आप उसे स्टार्टिंग में फिलिंग करा दीजिए। अगर फिर भी होता है तो पल्पेक्टमी या जो बड़ों में रूट कनाल्स करते हैं तो वो बच्चों में कर सकते हैं, ताकि वो बाद में आपको उतना परेशानी ना करे। बिल्कुल, ये उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो शिकायत है बच्चों में हो जाती है। जी, इस सवाल से पहले सर आप बता रहे थे वो कटे होठ और तालू के बारे में, कई स्टेजेस में हो सकते हैं। स्टेजेस में, और ये क्या होता है कि एक आप बहुत सारी सर्जरीज रहती है, लेकिन टाइम के हिसाब से हम लोग चलते हैं जी। तो ऐसा भी है कि अराउंड 33,000 देखा गया है स्टैटिस्टिक में, 33,000 एवरी ईयर बच्चे जो होते हैं क्लेफ्ट लिप पैलेट में पैदा हो रहे हैं। अच्छा, 33,000 ये काफ़ी एक बड़ा ये है स्टैटिस्टिक का फिगर, हम देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, बच्चे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आजकल के जो ये भी हो रहे लाइफस्टाइल चेंजेस, या फिर जो वर्किंग कंडीशन है, जैसे हम लोग देखते हैं फीमेल्स भी कुछ जो आपका जो बर्थ करते हैं बच्चों का थोड़ा एज ज़्यादा हो जाता है, या फिर बहुत बार ड्रग्स भी लेते हैं डिप्रेशन के कारण, टेराटोजेनिक ड्रग्स होते हैं जिसके कारण बच्चों में ये असर देखा जाता है। अच्छा। तो ये सब भी बहुत ही रिसेंट ट्रेंड्स है जो कि देखे जा रहे हैं, जो ड्रग्स के कारण हो गया या फिर एज रिलेटेड हो गया, तो बच्चों में क्लेफ्ट लिप पैलेट देखा जा रहा है। जी जी, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है जो अभी आपने कही है कि देर से शादी हो रही है, देर से बच्चे हो रहे हैं, और फिर कई तरह के जो एडिक्शन है, ड्रग है, और उसका भी ये सब दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके चलते इस तरह की परेशानी हो सकती है। तो क्या ये आप लोग जैसे सर्जन हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, तो ये इसके माध्यम से ये ठीक हो सकती है या फिर आजीवन ये रहता है? नहीं, अगर बच्चे आते हैं, हमें पहले पता चलता है, हम लोग सर्जरी करते हैं और बच्चे एकदम नॉर्मली रहते हैं, जैसे नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही रहते हैं, बात करने में भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लेफ्ट लिप किए, फिर पैलेट किए, उसके बाद उनके वॉइस मॉड्यूलेशंस के ऊपर भी हम लोग सर्जरीज करते हैं। तो उसमें फिर बाद में राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरीज रहती है, और बाकी सेकेंडरी करेक्शंस भी रहते हैं ताकि वो एकदम नॉर्मल जैसे रह सके। जी जी जी। तो इसकी कोई एज लिमिट होती है कि इतने उम्र तक करा लेना है या बाद में नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, ये जितना आप अर्ली कराओ उतना बेटर है ताकि उसको सोशल स्टिग्मा से गुजरना ना पड़े। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये एक वन जो चीज़ है वो सोशल स्टिग्मा है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक बच्चा अगर स्कूल में यही सब प्रॉब्लम्स को लेके जाएगा, वो नॉर्मल स्कूलिंग करने ही नहीं जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल स्टिग्मा से बचाए, और उसको उसके चलते बहुत सारी फंक्शनल प्रॉब्लम्स आते रहेगी, तो वो उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए नॉर्मल लाइफस्टाइल में। मतलब जितनी जल्दी हो सके अगर इस तरह की समस्या है बच्चों में, तो माता पिता को चाहिए कि जल्द से जल्द जाकर इसको दिखाकर, और जब इसका इलाज है, इसका ऑपरेशन हो सकता है, ये बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है, जैसा आप बता रहे हैं, वॉइस भी मॉड्यूलेशन है जो है, सारा कुछ सब सही हो सकता है, तो इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तो चेहरे के जो है मुंह के अंदर के सारे पार्ट्स आते हैं, तो हम अगला सवाल हम करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, मैं वासुदेव बोल रहा हूँ रामगढ़ से। अच्छा, वासुदेव जी रामगढ़ से बोल रहे हैं सर, बताइए क्या आप पूछना चाहते हैं? जी, मेरे दांतों में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं खाना खाने के बाद या फिर कुछ समय के बाद एक व्हाइट कलर का एक परत दांत में जमा होने लगता है, ये हमेशा मतलब होता है, तो इसको ठीक करने का कोई ऐसा कोई उपाय? जी जी जी, ये क्या होता है कि नॉर्मली इसे हम प्लाक बोलते हैं। कभी भी हम लोग अगर खाना खाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी खाना खाने के बाद मुंह कुल्ली अच्छे से करना चाहिए, और रात को ब्रश हमेशा करना चाहिए। खाली सुबह को हम लोग ब्रश कर लेते हैं, सोचते कि जो भी है, लेकिन बहुत लोगों में क्या होता है कि डिपॉजिट्स ज़्यादा जमते हैं। हो सकता है कोई भी टूथ उनके दांत अलाइन ना हो, या फिर कुछ मोशंस मतलब उनके जो टंग मोशन सही से ना हो, तो उसमें कैलकुलस डिपोजिशन या प्लाक डिपोजिशन ज़्यादा होगा, तो उन सब लोगों को ज़्यादा प्रोन होता है जमा होने के लिए, दांत में कोई डिपॉजिट ज़्यादा होंगे। तो इनको क्या करना चाहिए? माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। माउथ वॉश के साथ जो ब्रशिंग हैबिट्स है वो चेंज करनी चाहिए। हो सकता है कि वो ब्रशिंग हैबिट सही से नहीं कर रहे हो, इसलिए ज़्यादा डिपॉजिट उनको फील हो रहा है। तो ये सब, तो ये जब खाना खाते हैं ऐसा होता है, तो ये हर बार खाना खा के ब्रश कर सकते हैं क्या? हर बार कितनी बार मैक्सिमम किया जाता है? 2 या 3 बार ब्रश कर सकते हैं। और कभी खाना खाते हैं तो मुंह कुल्ली अच्छा से करना इनको जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल। और माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, नमक पानी के कुल्ले कर सकते हैं। जी जी जी, ये सब उपाय करने से बिल्कुल ठीक रहेंगे। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो
हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, रोशनी बोल रही हूँ रांची से। रोशनी जी बोल रही हैं रांची से, झारखंड से। हाँ बताइए, सवाल बताइए। मेरा सवाल है कि जब भी कुछ मीठा खाते हैं तो दांतों में बहुत तेज दर्द होता है, या फिर कुछ ठंडा जैसे बर्फ होता है तो बहुत झंझनाहट होती है, बहुत अच्छे से खा नहीं पाते, और मीठा बिल्कुल हल्का सा खटास होता है। जी 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 ये तो सेंसिटिविटी इशू है दांतों में। हो सकता है कि दांत घिस गए हों या दांत में कहीं फ्रैक्चर होगा, या फिर केरीज के चलते, कैविटी के चलते भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कोई एक एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस डेली। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अब जब एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट लगाते हैं तो लोग क्या करते हैं, तुरंत लगा के ब्रश कर लेते हैं नॉर्मल टूथपेस्ट जैसा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसे भी अंदर जाने में या उसे रिसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उनको भी दांतों में अप्लाई करके एटलीस्ट 3 मिनट्स तक लगा के रखना चाहिए। उसके बाद ब्रश करना है, ताकि वो वहाँ जो आपको जो नसों तक पहुँचना चाहिए और ब्लॉक करना चाहिए, सीलेंट का काम मेनली करना चाहिए ताकि वो असर करे। जी जी, तो सबसे ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत इम्पोर्टेंट, कई लोग करते होंगे ऐसा, इस तरह का पेस्ट, नॉर्मल जैसे हम लोग पेस्ट लेते हैं और ब्रश कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो वो बस झाग बनाएगा और निकाल देगा। जो सील करने का काम है वो नर्व को सील नहीं करता। बिल्कुल। तो ये सेंसिटिविटी वाली जो पेस्ट है, इस तरह के आते हैं कई सारे पेस्ट, उसका इस्तेमाल करके कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर इसके बाद भी अगर होती है तो जैसे आपने बताया कि अन्य कारण भी हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें गड्ढे हो सकते हैं दांतों में, तो ये एक बार डॉक्टर से दिखा लेना होगा इनका। तो ये जो है बचे रह सकते हैं फिर दांत, इसको बढ़ाना नहीं है, नहीं तो और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। हम लोग सर बात कर रहे थे अभी, जैसे आपने बताया तलवे और तालू और जीभ के बारे में बताया। सर जबड़ों का भी बहुत बार कई सारी समस्याएं होती हैं, जबड़ों के जो जोड़ होते हैं उसमें परेशानी होती है, जॉइंट्स में, या फिर जबड़े कई बार टेढ़े मेढ़े होते हैं। जबड़ों से संबंधित हम चाहेंगे एक बार बताएं क्या क्या समस्या लेकर लोग आते हैं आपके पास? देखिए, जबड़ों का जो हम लोग का ये जॉइंट है, नीचे का जबड़ा है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, वो आपको एक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है जो आपके जो मस्तिष्क का जो स्कल है उससे जॉइंट है। जैसे आपके घुटनों में भी जॉइंट रहता है, वैसे ही एक जॉइंट है जो नीचे का जबड़ा है वो हिल सकता है, वो ऊपर के जो स्कल है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स है ये काफ़ी प्रिवेलेंट है। कोई ना कोई एज में आपको कभी ना कभी लगता है। अराउंड 50% लोग इससे ग्रसित है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर से। अच्छा। तो इसमें भी क्या है कि अगर कभी कभार तो देखा गया बच्चों को जब चोट लग जाती है, कभी कभार टोटली फ्यूज्ड हो जाता है, तो बच्चे मुंह खोल ही नहीं पाते हैं। तो ये कहाँ पे जॉइंट्स होता है सर? ये आपके जॉइंट इस जगह पे रहती है। अच्छा, लास्ट में ना इधर? ये आपके कान के जस्ट आगे में रहेगी। ये आपका जो स्कल है इससे ग्लेनॉइड फोसा होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो यही मूव करता है, जैसे आपका कुल्ला मूव करता है वैसे ये मूव करता है। हम लोग तो सोच ही नहीं पाते, जोड़ों की जब भी बात होती है तो हाथ पैर की जोड़ों की बात करते हैं, कंधों की बात करते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप उसका ये जॉइंट ही खराब होगा तो खाना चबाने का जो मोशन है, मुंह खोलना या बंद करना, वो जीरो हो जाएगा, होगा। बिल्कुल। और इसमें और भी समस्याएं होती होंगी, हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ दिव्या जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ मैम। छत्तीसगढ़ से बोल रही हैं। चलिए, स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या है आपकी? हेलो। हाँ दिव्या जी, सवाल बताएं। सवाल हाँ, बताएं। मेरा ये सवाल है मैम, हाँ। कि हमारे दांतों से जो ब्लड निकलता है, जो पायरिया का प्रॉब्लम होता है, उसको रोकने का क्या उपाय है? अच्छा, पायरिया के बारे में सवाल है। देखिए, अगर गम्स कंडीशन जैसे कहा जा रहा है, उसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इस केस में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वही देखना है कि हमें कैलकुलस है कि नहीं। बहुत बार डिपॉजिट्स रहती है जिस कारण बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्मेशन होते हैं उस जगह पे, दांतों के बीच में और गम्स के पार्ट में। वहाँ पे आपका जहाँ पे जॉइन रहता है दांत और गम्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है। जी। किसी में आप खाना ज़्यादा खाते हो, स्टेन्ड वाला फूड ज़्यादा लेते हैं, और खाने में या हमारे जो नॉर्मल सलाइवा है उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स रहता ही रहता है जी। तो वो मिनरल भी आस्ते आस्ते डिपॉजिट करके कैलकुलस बनाते हैं, और उसी में बैक्टीरियल कॉलोनीज बनते हैं, और वो आपको डिपॉजिट जो कैलकुलस हो जाता है उससे ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट 6 मंथ में आपको एक बार जाके स्केलिंग तो कराना चाहिए। अच्छा। स्केलिंग से आपका जो डिपॉजिट है वो निकल जाएगा और ब्लीडिंग वाला इश्यूज भी बंद हो जाएगा। और एक स्ट्रिंजेंट गम पेंट लगाना चाहिए, एस्ट्रिंजेंट। उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग कम हो जाएगी, और जो गम एडेप्टेशन है बोन के साथ और दांत के ऊपर, वो सही बैठेगा।
तो जी, इसमें जी। आपको जो फुला फुला लगता है ये नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये सार, और अगर आप माउथ रिंस कुछ भी यूज़ करते हो या फिर सॉल्ट वाटर रिंसेस करते हो, इससे भी आपके गम कंडीशंस हेल्दी रहेंगे। सबसे जी, जी, इम्पोर्टेंट है मतलब स्केलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 6 महीना में ये एक बहुत बार। ज़रूरी है, ये सारे जी, जी, उपाय जी, करना, जी। तभी ये सही हो सकता है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हेलो। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम सम्राची है। जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक होकर आई है, एक बार फिर से बताएंगे नाम? सोनिया सोनिया जी बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं सोनिया जी? जी जी जी, सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल यह है डॉक्टर से कि जैसे अभी विंटर में ग्लो फेस का बहुत ज्यादा चला गया है, तो ये कैसे किया जाता है? जी बहुत क्लियर नहीं हुई ना इनका, एक बार फिर से सवाल बोलेंगे क्या? मेरा पूछना है डॉक्टर से कि हाँ, हाँ। जैसे ग्लो फेस का ना ग्लो बहुत ज्यादा चला गया है, ओके ओके। मतलब विंटर पे, बट विदाउट एनी केमिकल, मेरे को इसका कुछ सोल्यूशन बता सकते ओके हैं? ओके ओके, ओके, चलिए जी, चलिए, जी, ये बिल्कुल, बहुत जी। बहुत अच्छा सवाल है हाँ। ये, अभी सबके साथ मेरे ख्याल से ये समस्या हो रही होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो विंटर्स है इसमें हम लोग का क्या होता है कि रफनेस ज़्यादा बढ़ जाती है हाँ, हाँ, आपके हाँ, फेस में। हाँ, हाँ, तो इसमें जितना आप मॉइस्चराइजर लगा मतलब सकते ग्लो हो, चला जाता है। ग्लो चला जाता है। इसमें देखिए आप अगर हम लोग कॉस्मेटिक ये से देखेंगे तो आप PRP यूज़ कर सकते हैं, प्लेटलेट प्लाज्मा के इंजेक्शंस होते हैं। अच्छा ठीक है, वो आपके बॉडी से ही ब्लड लेते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं अलग से, तो अच्छा, हम लोग वो उसको कभी भी इंजेक्ट किसी करते भी हैं। उम्र में ले सकते हैं? कोई भी उम्र में ले सकते हैं, मतलब अच्छा। 18 ईयर्स के बाद तो हमेशा 18 इयर्स के prefer बाद, है। अच्छा ठीक। जी। तो वो इंजेक्शन से क्या होता है, ग्लो बढ़ता है उससे, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं बहुत बार अच्छा। एज के साथ, या जो भी फैक्टर एक्नी रहता है उसमें हाँ, भी हाँ, आप देखेंगे पोर्स ज़्यादा बन अच्छा, जाते हैं। अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। ये सब क्या है कि आप ही के बॉडी के यूज़ किए जा रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो इससे और ज़्यादा बॉडी एनरिच्ड रहती है, आपका जो डेड स्किन्स है वो शेड करता है, नया स्किन रिजुनेशन ज़्यादा रहता है। तो ये सब अच्छा है। मतलब ऊपर से methods क्रीम है। वगैरह जो हम लोग लगाते हैं, उसके अलावा Creams, ये जो जी, हाँ, इंजेक्शन PRP है वो injections इंटरनल आती है। काम करेगा? इंटरनल ग्लो के नहीं लिए? मैम, ये ऊपर से हम लोग लगाते हैं, ऊपर से फेस लगाते पे ही हैं? लगाते हैं। बहुत ही अच्छा। पतले पतले नीडल्स रहते अच्छा, हैं, अच्छा, उससे अच्छा, लगाते हैं, और इससे लेकिन काफ़ी आपको ग्लो अच्छा आता है। और इससे कोई साइड इफेक्ट कोई साइड वगैरह ऐसा इफेक्ट, कुछ भी ये नहीं आपके है? ही ब्लड से बनाया जा रहा है। अच्छा, तो आप ही का खुद का है, बट ग्रोथ फैक्टर्स को ही हम लोग उसमें से निकालते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब यूज़ करने से काफ़ी फेशियल रिजुनेशन में काफ़ी हेल्प करता है। जी जी जी, मतलब इस तरह का ये उपाय, जी। ये बहुत ही आधुनिक जो उपाय हैं, जी, ये सारे बिल्कुल use कर किए जा सकते सकते हैं अगर इस विंटर में ग्लो स्किन चाहिए तो। जी, जी। सर इस फोन से पहले वही हम लोग जबड़ों की जी, बात कर जबड़ों। रहे थे, क्या क्या और परेशानियां हो इसमें सकती जैसे हैं? कि जैसे हम लोग टेम्पोरोमैंडल जॉइंट एनकालिसिस एक होता है, जिसमें कि बच्चों में या बड़ों, जो अगर बच्चे से बड़े भी जाते हैं उसमें क्या होता है, ट्रॉमा के चलते या कोई इन्फेक्शन के हाँ, चलते हाँ। जॉइंट टोटली फ्यूज़ हो जाती है। अच्छा तो इसमें मुंह खुलता ही नहीं है किसी ओह। का, तो वो ना कुछ भी खा ही नहीं पाएगा, खुलता भी नहीं है, ना बोल पाता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इस सब की सर्जरी भी हम लोग अपने फील्ड में करते जी। हैं। तो इसमें हम लोग टेम्पोरो जो जॉइंट है उसी को हम लोग निकालते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि AI के थ्रू या वर्चुअल सर्जरी प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग नए जॉइंट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा। जैसे नी जॉइंट रिप्लेस करते हैं, उसी में आपका अच्छा, टेम्पोरोमैंडल जो अभी जॉइंट पूरा replace करते जॉइंट हैं। रिप्लेस करते हैं। जी। तो सेम उसी तरीके से, ताकि उसको फिर से वो नॉर्मल फंक्शन कर सके। कोई एक पेशेंट में ऐसा होता है कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक मुंह नहीं खुला है, लेकिन इसी जॉइंट हम लोग जब सर्जरी करते हैं तुरंत खुल जाता है। तो ये सब हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते मतलब हैं। ये सब सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो जाते एकदम हैं, ठीक किसी हो भी जाता तरह है, की ट्रॉमा बिल्कुल। हो या फिर बिल्कुल खुल नहीं रहा हो, हाँ, जो ये जबड़े सब जो हो हैं। जाता है। और ये कई बार डॉक्टर साहब, जैसे कई लोगों के जबड़े जो होते हैं वो बहुत आगे निकले होते जी, हैं, एक कभी बार पीछे होते हैं। पीछे होते सर इसके हैं। बारे में हम जी। जानेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? फूलचंद, फूलचंद जी बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। हाँ जी जी। जी जी, सवाल करें सर। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी जी, सवाल करिए सर। मेरे मसूड़े हैं कि जो रोज के जो है सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, बंद हो जाती है। मसूड़े सूज जाते हैं? जी जी, ठीक है। मसूड़ों की समस्या है जी, इनकी? जैसे कि मसूड़ों की सूजन, इसमें भी सेम वही चीज़ है, पायरिया हो सूजन आ सकता है, जाती, दर्द होता है बहुत। दर्द होता है। दर्द जी। होता है बहुत? जी 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 देखिए, जी, बता रहे हैं डॉक्टर हाँ, साहब। जैसे कि सूजन अगर आ रहा है तो यानी कि उस जगह में पायरिया का इशू होगा। पायरिया इशू अगर नहीं भी होता है, बहुत बार क्या होता है कैविटीज़ भी रहता है, तो वो जड़ में जाके
एब्सेस या कुछ बना सकते हैं। एब्सेस बनता है तो वहाँ पे फिर सूजन आएगी जी। सूजन में फिर अगर कोई भी जगह सूजन या एब्सेस या पस जम रहा है तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा और वो पेन में तब्दील हो जाएगा। जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पायरिया का कॉज है तो पायरिया को पहले हम लोग स्केलिंग किसी से ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो डेंटल कॉज है, गम्स को छोड़ के अगर डेंटल दांत के चलते हो रहा है तो पहले दांत का ट्रीटमेंट करेंगे। दांत के ट्रीटमेंट से वो जो अगर एब्सेस या कुछ बन रहा है जड़ों में वो भी ट्रीट हो जाएगा और उसके चलते जो टोटल इन्फेक्शन है या पस डिपोजिशन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। गम्स के चलते मतलब इनको जो मसूड़ों में दर्द हो रहा है या सूजन हो जाता है तो एक बार दिखा लेना चाहिए डॉक्टर से कि किस कारण से हो रहा है। अगर वो मसूड़ों के चलते हैं तो पायरिया के चलते हो सकता है, अगर दांतों के चलते हैं तो एक बार अगर कैविटीज या कुछ है तो उसे एक बार चेक करा। मतलब पायरिया के चलते भी हो सकता है, दांतों में कोई समस्या, कई बार चोट लग जाती है दांतों में तो वो मल्टी फैक्टर हो सकता है। जब तक वो एक बार देख नहीं लेंगे तो उसे एसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बात जब पता लगेगा, कारण सही पता लगेगा तभी आपका जो है ये जो समस्या है उसका निदान हो पाएगा। तो एक बार हम चाहेंगे सर कि आप जल्द से जल्द दंत रोग विशेषज्ञ से दिखा लें, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं उनसे दिखा लें। तो सर हम पूछ रहे थे आपसे कि कई बार जो जबड़े जो हैं वो किसी के बहुत आगे ऐसे निकले रहते हैं, किसी के पीछे निकलते हैं। बहुत कम समय है सर, 1-2 मिनट का है, जल्दी से बता दें। जैसे कि आपका फेस में भी जैसे प्रोग्नेथिक मैंडिबल जिसे कहते हैं, उसमें आपका जबड़ा जो रहता है नीचे का आगे की तरफ होता है। एक रेट्रोग्नेथिज्म बोलते हैं जिसमें जबड़ा पीछे की तरफ होता है। पीछे के जबड़े होने के चलते क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे एक बीमारी होती है जो अचानक रात में उड़ जाते हैं लोग, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है, एयरवे जो होता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सांस की नली छोटी पड़ने लगती है। तो इन सब सर्जरीज में भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या करते हैं कि एक बार हम लोग सर्जरी के जो बोलते हैं मैक्सिलो मैंडिबुलर एडवांसमेंट, वो क्या करते हैं आपका जो मैक्सिला है ऊपर का जबड़ा है उसे भी आगे करते हैं और नीचे के जबड़े को भी आगे करते हैं। तो इससे आपकी नली थोड़ी खुल जाती है। बहुत बार एक होता है इविलो पैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी होता है, जो आपका जो छोटा जीभ या जो बोलते हैं उसको भी हम लोग सर्जरी करके थोड़ा एयरवे को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ में क्या होता है कि टंग रिडक्शन सर्जरीज भी होती है, उसमें टंग को साइज को बहुत बार रहता है जो पीछे साइड रहती है चौड़ा होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, छोटे कर दिए। बहुत सारी चीज मतलब जो है मैक्सिलोफेशियल जो सर्जन है वो करते हैं। बहुत कम समय रह गया है दर्शकों की, तो बिल्कुल फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। एक फोन को हम ले सकते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं पीलीभीत से बोल रही हूँ। हेलो हेलो पीलीभीत से बोल रही हैं, नाम जान सकते हैं आपका? मैं पीलीभीत से बोल रही हूँ। जी जी हेलो नाम बताएंगी? नाम मेरा कोमल है। अच्छा कोमल जी, सवाल करिए। मेरा नाम कोमल है। जी जी आप सवाल बताइए, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। मेरे चेहरे पे झाइयाँ हैं। हार्निया? अच्छा झाइयाँ हैं इनके, झाइयाँ। जी 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 तो क्या इलाज है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में? इसमें भी देखिए जैसे झाइयाँ पड़ रही हैं तो इसमें भी आपका क्या होगी, मेलास्मा या जिस तरह के है काले धब्बे जो पड़ रहे हैं इनके लिए आपके ऑइंटमेंट्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है, ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर जो PRP है या उससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फेशियल रिजुवनेशन थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेज़र के थ्रू भी ये सारे जो दाग है वो कम हो सकते हैं। लेज़र के ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं तो उससे भी दाग कम हो सकते हैं। मतलब बढ़ती उम्र के साथ ये झाइयाँ तो होती हैं कईयों में, के साथ होती है। ठीक है, लेकिन लेज़र थेरेपीज जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उससे भी इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। जी जी और झाइयाँ ना हो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन जैसे? प्रिकॉशन देखिए ये एज रिलेटेड है और बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे धूप में ज़्यादा जाते हो तो बढ़ जाती है। तो जो भी फैक्टर्स आपको लगता है कि ये बढ़ा रहे तो उसे हमें लिमिट करना है। मेन है आपको सन एक्सपोजर हो गया, UV एक्सपोजर हो गया, ये सारे को हमको कंट्रोल में रखना होता है। UV रेडिएशन ए जो होता है उससे ज़्यादा होती है तो ये सब प्रोटेक्शन हमें यूज़ करते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो जो झाइयाँ हैं उस पर भी नियंत्रण हो सकता है, काबू पा सकते हैं। और जो ग्लोइंग स्किन और अच्छे स्किन की हम बात करते हैं तो वो भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें आज हम सबको पता लगा है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के तहत मतलब न सिर्फ कॉस्मेटिक बल्कि अंदर की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक होती हैं। जी सर क्या बोल रहे हैं? और एक जो लास्ट में बोलना चाहूँगी, जो फेशियल ट्रॉमा है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए। तो ये फेशियल ट्रॉमा हम लोग देखेंगे इंडिया में जो फेशियल ट्रॉमा के चलते जो डेथ होती है अराउंड 23% है। ठीक है, वही आप अगर US में देखेंगे 2.3% है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है जो डेथ हो रही है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के लिए। तो जो भी फेशियल ट्रॉमास होते हैं तो इसमें भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन का बहुत
बड़ा रोल होता है प्ले करने के लिए, ताकि वो उसे करेक्ट कर सके, कोई भी ट्रॉमा हो और उसके चलते कोई डेथ ना हो, बिल्कुल, और वो बाद में फंक्शन और एस्थेटिक सही से रह सके। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब काम है मैक्सिलोफेशियल सर्जन का, और कई सारी समस्याएं जो हैं वो इससे बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। तो सर अब समय ने इजाज़त दे रहा है कि ना हम सवाल ले सकते हैं दर्शकों के, ना आपसे मैं सवाल कर सकती हूँ। तो सर आप आए, आपका कीमती वक्त मिला है, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे मिली हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।